नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम क्या होता है। जैसा कि इसका नाम ही हमें बताता है कि एक इस तरह का डायनामिकल सिस्टम हमें क्रिएट करना है जो किसी दूसरे सिस्टम के बिल्कुल बराबर हो। तो ये बनाया क्यों जाता है? अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन जो है उसको डिटरमाइन करना चाहते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है इस तरह से और इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं और ये मोशन के अंदर हैं और हम इसके मोशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं इन फोर्सेस के इफेक्ट के अंदर ही, कि इन फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा जब ये मोशन में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरी रिजिड बॉडी को दो मासेस सिस्टम में तोड़ लेते हैं। अगर हम टू मासेस इक्विवेलेंट सिस्टम की बात करें कि जैसे मान लीजिए इसका टोटल मास 10 kg है, हम क्या करें, इसको जो है दो मासेस में तोड़ लें और उनको एक फिक्स डिस्टेंस पे रख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर m1 को रख लें और यहाँ पर m2 को रख लें। m1 मान लीजिए हमारा 4 kg है और m2 हमारा 6 kg है। तो पहली कंडीशन तो इसके लिए यही होती है डायनामिकल सिस्टम बनाने के लिए, इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम बनाने के लिए, कि जो टोटल मास ऑफ द बॉडी है जैसे 10 kg है तो वो इन दोनों मासेस के सम के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 4 kg लिया और 6 kg लिया कि ये m1 है और ये m2 है और ये जो है टोटल मास ऑफ द बॉडी है। पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए इस तरह का एक डायनामिकल सिस्टम बनाने के लिए। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों मासेस की m1 और m2 की, इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब बनी है जब आपने पूरी रिजिड बॉडी को दो मासेस सिस्टम में तोड़ा है, तो वो कोइंसाइड करनी चाहिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, मान लीजिए यहाँ पर थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की, उसके साथ, तो वो कोइंसाइड करनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ये होती है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, वो इन दोनों के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। कंडीशंस फॉर इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम, सम ऑफ देयर मासेस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो आपने क्या करना है, एक रिजिड बॉडी ले लेनी है। तो आपने एक रिजिड बॉडी ले ली। रिजिड बॉडी के अंदर आपने ये मान लिया कि ये जो है हमारा ग्रेविटी सेंटर है और जो टोटल, अगर हम कहें कि एक तरह से जो मास है यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ये ग्रेविटी सेंटर हमने मान लिया रिजिड बॉडी का। तो इसको हम दो मासेस सिस्टम में तोड़ लेते हैं, m1 और m2 में। तो ये हो गया m1, ये हो गया m2। पहली कंडीशन याद रखनी है, जो m है वो किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 के, अभी हमने देखा। दूसरी कंडीशन क्या है, अब हम कहते हैं कि जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करना चाहिए जो हमारी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसके साथ। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये L1 है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं L1 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मान लेते हैं L2 है, G से M1 का और M2 का। और अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल L है, ये हम डिस्टेंसेस मान लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा m1 L1 होना चाहिए वो m2 L2 होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए इस तरह का आप एक बैलेंस ले लीजिए जो इस पाइवोटेड के ऊपर रखा है, कोई आपने पूरा बैलेंस बना रखा है। अब देखिए बैलेंस बनेगा किस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर कोई आप वेट रखते हैं 5 kg का, 5 kg का आपने वेट रखा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मान लीजिए L1 है, तो ये जो है इसको नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि 5 इंटू L1 आप इसको बोलेंगे। अगर इसकी एक तरह से टॉर्क देखें 5 इंटू यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप जो है वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लीजिए, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लीजिए। तो हम अभी एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी तो 5 kg का वेट रखना पड़ेगा। तो यानी कि जब आप यहाँ पर भी वेट रखेंगे तो 5 इंटू L2 ये बराबर होना चाहिए। अब ये मान लेते हैं कि ये L2 है हमारे पास, तो ये भी जो है बराबर की इसके ऊपर फोर्स अगर लगाएगा, बराबर इसको बैलेंस करेगा, तभी तो ये हमारा इसी कंडीशन में रह पाएगा। वही चीज यहाँ पर है कि जो m1 L1 है हमारा m2 L2 होना चाहिए, अगर ये इसी कंडीशन में हम इसको रखना चाहते हैं सिस्टम को। तो सेकेंड कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन, यहाँ पर पहले हम कुछ टर्म भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टू मासेस कोइंसाइड विद दैट ऑफ द बॉडी, और थर्ड हो गई सम ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मासेस अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी
इज इक्वल टू द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी हमें यहाँ पर लिखना है कि जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का वो इन दोनों जो मासेस के जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके सम के बराबर होगा। यहाँ पर हम कुछ कंडीशन ले लेते हैं। m मास ऑफ द बॉडी है, kg जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर हम बॉडी का देखें, जो रिजिड बॉडी का देखें तो वो क्या हो जाएगा m इंटू के जी का स्केयर। m r का स्केयर होता है, यहाँ पर हमने रेडियस ऑफ गायरेशन ली है kg, तो इसलिए m kg का स्केयर हमने लिख लिया जो रिजिड बॉडी के लिए है। और आगे जो टर्म है m1 और m2 हम मान लेते हैं दोनों मासेस हैं डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम जो बना रहे हैं। L1 L2 जो है डिस्टेंस ऑफ मासेस m1 और m2 है g से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। L टोटल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, जो मासेस के बीच का। ये ध्यान रखना है कि रिजिड बॉडी के लिए हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकाला है। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, m kg का जो स्केयर है यानी कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है जो वो इक्वल टू ये जो है हमारा m1 L1 का स्केयर हो जाएगा प्लस m2 L2 का स्केयर हो जाएगा। इसी के बराबर होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L1 है और ये m1 है, तो m1 इंटू L1 का स्केयर। जैसे कि हमने यहाँ पर ये रेडियस ली तो यहाँ पर ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक की, तो L1 इसी तरह से L2, तो m2 के लिए m2 L2 का स्केयर। तो ये हमारा हो जाएगी थर्ड कंडीशन। अब इन तीनों इक्वेशन से अगर हम यहाँ से देखिए m1 की वैल्यू को निकालें, मान लीजिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, आपने m1 की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m माइनस m2 यही हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप जो है m1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, यहाँ m1 की वैल्यू निकाली आपने और इसको भी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि जो m माइनस m2 है उसको पुट कर दे m1 की जगह, तो यहाँ पर ये क्या आ गया L1 और इस तरफ क्या है m2 L2। तो इसको सोल्व करें तो ये क्या आ गया m L1 माइनस m2 L1, ये आ गया इक्वल टू ये क्या आ गया m2 L2, यही आया। अब m L1 इक्वल टू ये क्या आ गया, ये उस तरफ चला जाएगा, जो m2 वाली टर्म है एक तरफ कर ले, m2 L2 माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा उस तरफ जाके, ये तो m2 L1 हो जाएगा। अब यहाँ पर m2 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं L1 प्लस L2, ये लिख लिया। और यहाँ पर ये क्या है m L1 है। अगर आप m2 की वैल्यू को यहाँ से निकाल लें तो m2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी m2 की, तो ये आ जाएगी m L1 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, यही आ जाएगी। तो सिंपल हमने क्या किया m2 की वैल्यू को निकाल लिया, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप m1 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। m1 की वैल्यू किस तरह की आ जाएगी, जैसे यहाँ m L1 है तो यहाँ पर m1 की वैल्यू आ जाएगी m L2, बस यहाँ पर m L2 आ जाएगा और डिवाइड में L1 प्लस L2 रहेगा। तो इस तरह से आपने m1 की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो आपने क्या किया m1 और m2 की वैल्यू निकाल ली इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अब जो ये m1 m2 इनकी जो वैल्यू आई है वो हमें पुट कर देनी है, जो कि ये हमारी थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर। तो ये वैल्यू याद रखिए, तो ये हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे, अब यहाँ पर ये क्या है m kg स्क्वायर है, m kg स्क्वायर, तो ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर m L1 का स्क्वायर है। अब यहाँ तो m जो है और L1 का, यहाँ पर m1 है, सॉरी m1 L1 स्क्वायर जो है, तो m1 की वैल्यू को पुट कर दें। m1 की वैल्यू क्या है m L2 डिवाइड बाय ये L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 ये हम वैल्यू पुट कर दी और इसके साथ क्या है हमारा L1 का स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पर ये हम लिख देते हैं। अब प्लस m2 की वैल्यू को पुट कर दें। m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास m L1 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 यही है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास L2 का स्क्वायर, इसके साथ L2 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर ये नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ L1 प्लस L2 आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे। और यहाँ पर देखिए m है और इस तरफ भी m है, अगर हम उसको कॉमन लेंगे तो m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये L2 L1 का स्क्वायर है, L1 L2 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर अगर आप L1 और L2 को कॉमन निकाल लेंगे, जब आप इसको करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, सिर्फ L1 प्लस L2 बचेगा, L1 प्लस L2।
आप ये करके देख सकते हैं L2 L1 का स्क्वायर है, L1 L2 का स्क्वायर है, तो आप L1 L2 निकाल लें। तो यहाँ से L2 जैसे निकाला तो L1 बचेगा अंदर, और यहाँ से L2 आपने बाहर निकाला तो यहाँ पर L1 भी बाहर आप ले चुके हैं, तो यहाँ पे एक L2 बचेगा। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, सिर्फ kg का स्क्वायर रह जाएगा अब, क्योंकि m तो आपने कैंसिल आउट कर दिया है। अब यहाँ से अगर हम देखें जो L1 प्लस L2 नीचे है, L1 प्लस L2 ऊपर है, तो यहाँ पर ये जो kg का स्क्वायर है L1 L2 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो इक्वेशन बनती है kg का स्क्वायर ये L1 इंटू L2 के बराबर आ जाती है। ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि हमें जो दोनों मासेस हैं कहाँ पर प्लेस करने हैं। दोनों मासेस जो कि हमने m1 और m2 ये लिए हैं, L1 L2 जो हमने ये डिस्टेंस लिया है, कितने डिस्टेंस पे हमें वो प्लेस करने हैं। एक मास का जो डिस्टेंस है जैसे L1 है या L2 कोई भी आप ले लेंगे, एक का आर्बिट्रेरी रहेगा, यानी कि कहीं पर भी आप उसको रख देंगे, और जो दूसरा है फिर जो है उसको डिस्टेंस को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंट डायनामिकल सिस्टम के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।